हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, निकली होमगार्ड की भर्ती, 1614 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर आया है। झारखंड पुलिस ने होमगार्ड के 1614 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। यह उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। विशेष बात यह है कि 7वीं कक्षा पास उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 जून 2025 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jhpolice.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों इस भर्ती के लिए पात्र हैं, बशर्ते उनकी उम्र 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 7वीं या 10वीं पास होना चाहिए। यदि आपके पास ड्राइविंग, इलेक्ट्रीशियन या कुकिंग जैसी कोई तकनीकी कौशल है तो आपको चयन प्रक्रिया में अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 1 जून 2025 तक 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC, ST, OBC जैसी आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। अगर फिटनेस मापदंड की बात करें तो झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 में शारीरिक योग्यता का विशेष महत्व है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए जनरल, AWS और OBC वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 162 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही SC, ST वर्ग के लिए ऊंचाई 157 सेंटीमीटर और सीना 76 सेंटीमीटर निर्धारित है। महिला उम्मीदवार की केवल ऊंचाई मापी जाएगी, सीना का माप नहीं लिया जाएगा। अगर फिटनेस टेस्ट की बात करें तो पुरुषों को 2 किलोमीटर और महिलाओं को 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके अलावा लॉन्ग जंप और हाई जंप जैसे टेस्ट भी होंगे। पत्नी कल्पना सोरेन संग तीर्थ यात्रा पर निकले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन संग तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। सीएम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम जाएंगे। तीर्थ यात्रा के लिए सीएम गुरुवार को पत्नी कल्पना सोरेन के संग रांची से निकले हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कर 1 जून को वापस रांची लौटेंगे। जानकारी के अनुसार सीएम रांची से दिल्ली गए हैं, वहां से वे उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। सीएम की अनुपस्थिति में आज 30 मई को 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। हालांकि इस बैठक के लिए सीएम ने गुरुवार को ही वित्त मंत्री समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें वे 16वें वित्त आयोग के समक्ष की जाने वाली सिफारिशों को लेकर विचार विमर्श किया गया था। साथ ही कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए थे। मालूम हो कि 2024 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन लगातार तीर्थ स्थलों का दौरा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। फरवरी में मुख्यमंत्री अपनी पत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन के साथ कोलकाता स्थित शक्तिपीठ कालीघाट में मां काली के दर्शन के लिए गए थे। दोनों ने गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। इससे पूर्व दिसंबर 2024 में हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई थी। वही पत्नी संग पूरे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा की थी। मौसम विभाग की चेतावनी, झारखंड के कई शहरों में आज होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के कई जगहों में आज 30 मई से बारिश होने, आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते अगले 3-4 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने की संभावना है। बंगाल में मानसून के पहुंचते ही या झारखंड में भी 2-3 दिनों के भीतर पहुंच जाएगा। इधर मानसून के झारखंड में समय पूर्व पहुंचने की सूचना से राज्य के किसानों में खुशी का माहौल है। इसे लेकर किसान खेतों को तैयार करने में लग गए हैं। गुरुवार को रांची और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे, बीच बीच में धूप और उमस महसूस की गई। हालांकि कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की गई।
7,000 महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना से कटेगा। सामने आई चौंकाने वाली वजह। झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में शुमार मैया सम्मान योजना से पश्चिमी सिंहभूम जिला के लगभग 7,000 लाभुकों का नाम काटा जाएगा। इसमें 3,000 वैसी लाभुक हैं जो सरकारी कर्मी के परिवार, आंगनबाड़ी से जुड़े, सरकारी पेंशन से जुड़े, पारा शिक्षक के परिवार से जुड़े या अन्य किसी भी योजना के तहत सरकारी लाभ ले रही हैं और गलत दस्तावेज जमा किए हैं। ऐसे लाभुकों को विभाग के द्वारा चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में ऐसे लाभुक लगभग 3,000 के करीब हैं। इसके अलावा 4,000 वैसी लाभुक हैं जिनका 1 अप्रैल 2025 को 50 साल पूरा हो चुका है। उनको भी मैया सम्मान योजना के लाभ से नाम हटाया जाएगा। झारखंड सरकार की ओर से 18 से 50 साल तक की महिलाओं को ही मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। 50 साल से ऊपर की महिलाओं को वृद्धा पेंशन देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। झारखंड शराब घोटाला, विनय चौबे और गजेंद्र सिंह निलंबित। पूर्व उत्पाद सचिव सह उत्पाद आयुक्त विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। दोनों अधिकारियों को गिरफ्तारी की तिथि 20 मई से निलंबित किया गया है। हालांकि निलंबन संबंधित आदेश को इस बार कार्मिक ने IPRD के माध्यम से सार्वजनिक नहीं किया है। मालूम हो कि एसीबी ने लगभग 38 करोड़ के घोटाले में विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को 20 मई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। फिर कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया। मालूम हो कि किसी भी सरकारी कर्मी के 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने की स्थिति में उन्हें निलंबित करने का प्रावधान है। ऐसे लक्षण हो तो जरूर पहने मास्क, डॉक्टर से ले सलाह। कोरोना से बचाव के लिए DC की रांची वासियों को सलाह। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने रांची वासियों के लिए सामान्य परामर्श जारी किया है। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं या बहती नाक, गले में खराश, सिरदर्द या बुखार जैसे लक्षण हैं तो मास्क पहनना जरूरी है। 2023 एम्स ICMR कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स के दिशा निर्देशों के अनुसार हल्के लक्षण वाले लोगों को घर पर ही आइसोलेट रहना चाहिए। यदि आपको फ्लू का कोई लक्षण है तो घर पर आपको शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और हाथों की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने कोरोना से बचाव के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया है। हल्के मामलों को आमतौर पर आराम, तरल पदार्थ और लक्षणों से राहत के लिए दवाओं से प्रबंधित किया जा सकता है। हाइड्रेट रहें, अपने तापमान और ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी करें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। जब तक बैक्टीरिया के संक्रमण का स्पष्ट संकेत ना हो तब तक एंटीबायोटिक्स का उपयोग ना करें। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो, आपका ऑक्सीजन स्तर 93% या उससे कम हो जाए या आपको तेज बुखार हो या 5 दिनों से ज्यादा समय तक खांसी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। झारखंड को स्पेशल हेल्थ पैकेज, राज्य में एम्स और 5 मेडिकल कॉलेज। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दोहराई मांग। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्य की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति और आदिवासी बहुल प्रदेश को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष पैकेज दिए जाएं। राज्य में एम्स की स्थापना, 5 नए मेडिकल कॉलेज और 1 मेडिकल सिटी की मांग दोहराते हुए कहा है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में रखी। नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के RCH सभागार से इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने भाग लिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, अभियान निदेशक अब्बू इमरान, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख डॉक्टर चंद्र किशोर शाही एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने बैठक के दौरान राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हर संभव मदद किया जाएगा। झारखंड के 11 जिलों के 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान, मरीजों की बढ़ेगी परेशानी। झारखंड के धनबाद समेत 11 जिलों के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी गुरुवार रात 12 बजे से हड़ताल पर चले गए हैं। धनबाद के 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने यह घोषणा की है। कर्मचारियों ने बताया कि 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। धनबाद में करीब 37 एम्बुलेंस संचालित है, जिसमें करीब 150 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस संबंध में 108 एम्बुलेंस चालक राहुल कुमार ने बताया कि 4 माह
महापूर्व आउटसोर्सिंग कंपनी सम्मान फाउंडेशन आई है, जो कर्मियों को समान रूप से वेतन नहीं दे रही है। मनमाने ढंग से वेतन दिया जाता है, साथ ही वेतन समय पर नहीं मिलता है और न ही उचित सुविधाएं मिल रही हैं। इस कारण कर्मियों में आक्रोश है और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश हैं। कर्मियों ने कहा है कि जब तक 6 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती है, हड़ताल जारी रहेगी। किसी को 2 महीने तो किसी का 3 से 4 महीने का वेतन बकाया है। साथ ही जो है EPF और ESIC की सुविधा भी नहीं दी जाती है। ना तो किसी कर्मचारी को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, बस सिर्फ काम करवा रहे हैं। वही एम्बुलेंस स्टाफ की हड़ताल से मरीजों की परेशानी संबंधित सवाल के जवाब में एम्बुलेंस चालकों ने कहा है कि उनकी परेशानी के लिए सरकार की जवाबदेही है। हमारा भी परिवार है और परिवार का भरण पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार और कंपनी हमारी मांगों पर गौर नहीं कर रही है, इस कारण हमने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। गुरुवार रात 12 बजे से हड़ताल शुरू हो गई है। कुल 11 जिले इसमें शामिल है, जिसमें धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा, जामताड़ा, देवघर, दुमका के एम्बुलेंस स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जेएमएम करेगा राजभवन मार्च, सीएम हेमंत सोरेन भी हो सकते हैं शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया है। पहले चरण के आंदोलन में 27 मई को पार्टी के नेताओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर सरना धर्म कोड की मांग का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। राज्य के सभी 24 जिलों में चले इस आंदोलन में पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद से लेकर सभी बड़े नेता शामिल हुए। अब पार्टी अगले चरण के आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 27 मई को राज्य भर में हुए आंदोलन के बाद उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था और उसी समय इसकी घोषणा कर दी गई थी कि पार्टी सरना धर्म कोड की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करेगी। अब यह तय हुआ है कि रांची के राजभवन के समक्ष धरना देकर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान रांची और आसपास के जिलों के झामुमो के बड़े नेता, विधायक, मंत्री और हजारों की संख्या में समर्पित कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सरना धर्म कोड की लड़ाई में सड़क पर उतर सकते हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार 5 जून को सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राजभवन के पास जो आंदोलन होगा उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं और राज्यपाल से मिलकर इससे संबंधित ज्ञापन भी सौंप सकते हैं। धनबाद में अवैध मिनीगन फैक्ट्री चलाने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, जांच में पाया गया अंतर्राज्यीय कनेक्शन। धनबाद जिले के बाघमारा अनुमंडल के महुदा थाना क्षेत्र सिंगड़ा में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश झारखंड ATS, पश्चिम बंगाल STF और धनबाद पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 28 मई की रात को किया था। टीम जब मौके पर छापेमारी करने पहुंची तो दंग रह गई थी। मौके से दर्जनों पिस्टल और अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान जब्त किए थे। पुलिस ने मामले में अवैध मिनीगन फैक्ट्री संचालक मोहम्मद मुर्शीद सिंगड़ा सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कारीगर मोहम्मद साबिर अंसारी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद परवेज उर्फ रिंकू और मोहम्मद मिस्टर शामिल हैं। सभी बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि बाघमारा SDPO पुरुषोत्तम सिंह ने की है। बाघमारा SDPO ने बताया है कि धनबाद जिले के महुदा थाना क्षेत्र सिंगड़ा में पश्चिम बंगाल STF, झारखंड ATS और धनबाद पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर 28 मई की रात को अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया था। मौके से भारी संख्या में निर्मित और अर्धनिर्मित पिस्टल बनाने वाले सामान भारी मात्रा में बरामद किए गए थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी मुर्शीद की पत्नी हिना की संलिप्तता की पुलिस जांच कर रही है। सभी अपराधियों के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। लातेहार में दूधी मिट्टी खोदने के दौरान चाल धसी, 2 महिलाएं दबी, 2 को रिम्स रेफर किया। सुरंग के अंदर से निकाल रही थी मिट्टी। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के खारटिया गांव में गुरुवार को दूधी मिट्टी खोदने के दौरान चाल धसने से 4 महिलाएं दब गई। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के चोरबोरा गांव की महिलाएं घर रंगने के लिए ट्रैक्टर से मिट्टी लेने गई थी। घायल महिलाओं में रीना देवी 30 वर्षीय, कर्मी देवी 20 वर्षीय, आरती देवी 30 वर्षीय और सुनीता देवी 35 वर्षीय शामिल हैं। मिट्टी खोदने के दौरान जगह सुरंग नुमा हो गई थी। महिलाएं सुरंग के अंदर मिट्टी खोद रही थी, तभी ऊपर से चाल धस गई। स्थानीय ग्रामीणों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप गंझू की मदद से घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। रीना देवी और सुनीता देवी की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया।
दिल्ली के शराब घोटाले से भी बड़ा है झारखंड का शराब घोटाला। बाबूलाल मरांडी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से शराब घोटाले को लेकर अपनी बात रखी है। मरांडी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के जरिए कहा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि झारखंड का शराब घोटाला दिल्ली शराब घोटाले से भी कहीं बड़ा है। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि झारखंड में 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इतना बड़ा घोटाला सिर्फ विभागीय अधिकारियों और प्लेसमेंट एजेंसी तक सीमित नहीं हो सकता। इस पूरे प्रकरण में राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। छत्तीसगढ़ की जिन कंपनियों को शराब कारोबार का जिम्मा सौंपा गया, उनसे हेमंत सोरेन को किन माध्यमों से आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है, इसकी भी जांच की जाए। एसीबी मुख्यमंत्री को समन कर उनका पक्ष अवश्य जाने और 100 करोड़ के शराब घोटाले में बगैर किसी राजनीतिक दबाव के हेमंत सोरेन की भूमिका की निष्पक्ष जांच करें। रांची उपायुक्त से मिले जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो, नाले की समस्या के स्थायी समाधान की लगाई गुहार। जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने गुरुवार को रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से मुलाकात कर राहे प्रखंड की गंभीर जन समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने खास राहे उपरटोला धोबी टोला से डोम टोला तक की नाली की जर्जर स्थिति और जल निकासी की समस्या को लेकर सुलझाने की मांग की। महतो ने उपायुक्त को अवगत कराया है कि इस क्षेत्र में नाले की निकासी व्यवस्था वर्षों से है, जिससे लगभग 5000 की आबादी को गंभीर दुर्गंध, कीचड़ और गंदगी के बीच जीवन यापन करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। जल जमाव के साथ साथ जो है विषैले कीड़े मकोड़े, सांप और अन्य जलीय जीव घरों में घुस जाते हैं। इससे संक्रमण और कई जानलेवा बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। कुछ घरों की दीवारें भी नमी और गंदगी के कारण धंसने लगी है। चेन्नई में सड़क हादसे में मजदूर की मौत। झारखंड सरकार ने एयरलिफ्ट कर बोकारो पहुंचाया 100 परिवार को 2.5 लाख की मदद। बोकारो के सेक्टर 9 निवासी मनोज साहू की चेन्नई में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मनोज चेन्नई में एक निजी कंपनी के लिए सड़क निर्माण कार्य कर रहे थे। 25 मई को हुए हादसे के बाद झारखंड सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 100 को एयर एम्बुलेंस से रांची पहुंचाया। रांची से 100 को बोकारो लाया गया। यहाँ अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। परिवार ने बताया कि मनोज 2 भाइयों में छोटे थे। बड़े भाई की कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी है। मनोज के परिवार में पत्नी, एक बेटा और 4 बेटियां हैं। राज्य सरकार ने मृतक के परिवार को 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही विधवा पेंशन योजना का भी लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थानीय विधायक की पहल पर की गई इस मदद के लिए परिजनों ने सरकार का आभार जताया है। क्षेत्र में शोक की स्थिति है। मिहिजाम में ठेका कंपनी के कर्मियों की हड़ताल, वेतन और सुविधाओं की मांग। कर्मियों ने कंपनी के स्टाफ पर लगाए कई गंभीर आरोप। मिहिजाम नगर परिषद में ठेका पर काम कर रही सफाई कंपनी फाथे के 30 संविदा कर्मी गुरुवार से हड़ताल पर हैं। कर्मी वेतन, पीएफ, मेडिकल और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मियों का आरोप है कि सफाई गाड़ियों का उचित रखरखाव नहीं होता। अधिकारों की मांग करने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। वैट मैनेजर अंगद उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कर्मचारियों के अनुसार हड़ताल किए बिना उन्हें वेतन नहीं मिलता। पिछले 9 महीनों से उनका पीएफ काटा जा रहा है, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिया गया। विरोध प्रदर्शन में विजय हांसदा, सौरभ मलिक समेत 20 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि समय पर वेतन नहीं मिलने से परिवार का पालन पोषण मुश्किल हो रहा है। वित्त आयोग ने देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ जिले के जिला परिषद अध्यक्ष व प्रमुखों से उनकी जरूरतों पर की चर्चा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक का आयोजन परिषदन देवघर के सभागार में किया गया। इस दौरान डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने अध्यक्ष एवं 12 सदस्यों की टीम एवं संथाल परगना के सभी जिलों के जन प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसके अलावा बैठक के दौरान 16वें वित्त आयोग के एजेंडा से भी सभी को अवगत कराया। साथ ही वित्त आयोग की टीम ने देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा व पाकुड़ जिले के जिला परिषद अध्यक्ष व प्रमुख स्थानीय नगर निकाय के प्रशासकों संग चर्चा की। उन सबों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की जरूरत और आवश्यकता से अवगत कराया गया। बैठक में संथाल परगना के विकास योजनाओं समेत कई महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के पश्चात डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने अध्यक्ष व सभी सदस्यों को स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान किया।
राज्यपाल ने कुलपतियों के साथ की अहम बैठक। नई शिक्षा नीति पर हुआ मंथन। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को झारखंड के विभिन्न सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें राज्य के विभिन्न सरकारी और निजी विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की स्थिति का समीक्षा करना था। बैठक में रांची विश्वविद्यालय, चेयूटी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय और सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय जैसे सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे, जबकि अर्का जैन विश्वविद्यालय, एमईटी विश्वविद्यालय, झारखंड राय विश्वविद्यालय, सरला बिरला विश्वविद्यालय और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय जैसे निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान कुलपतियों ने राज्यपाल के समक्ष अपने अपने विश्वविद्यालयों का प्रस्तुतिकरण दिया और बताया कि वे अपने संस्थान में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को किस प्रकार लागू कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा, कौशल विकास, मातृभाषा में शिक्षा, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था, 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और 1-2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम जैसे पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला, आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। लगभग 34 साल बाद किसी शिक्षा नीति में इतना बड़ा बदलाव किया गया है। सदर अस्पताल में कोरोना की जांच शुरू। आज से सीएचसी, पीएचसी में भी होगी। रांची में कोरोना के मरीज मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य प्रबंधन समिति पूरी तरह से सतर्क है। मरीजों के बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए कोरोना जैसे लक्षण वाले मरीजों की जांच की शुरुआत की गई है। रांची के सदर अस्पताल में सर्दी, खांसी, जुकाम सहित अन्य लक्षणों के साथ ओपीडी में पहुंचे मरीजों की जाँच की गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि मरीजों की जाँच रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से की गई है। 2 दर्जन से अधिक मरीजों की रैट से जांच की गई है। एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से जांच की संख्या और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जो भी मरीज रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट में पॉजिटिव मिलेंगे उन्हें आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल रिम्स में आरटीपीसीआर जांच के लिए किट उपलब्ध है। सीएचसी, पीएचसी में भी आज से रैट किट से होगी जांच। सिविल सर्जन ने बताया कि सतर्कता के तहत सीएचसी, पीएचसी में शुक्रवार से जांच की शुरुआत कर दी जाएगी। चलती बस से निकला धुआं, यात्रियों में मची अफरा तफरी। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित। धनबाद से बस जा रही थी दुमका। जामताड़ा में गुरुवार दोपहर धनबाद से दुमका जा रही चांदनी बस में अचानक धुआं निकलने लगा। पाल बगान के पास हुई इस घटना से बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। वहीं ड्राइवर रंजीत मलिक की सतर्कता से सभी यात्री सुरक्षित बच गए। रंजीत ने बताया कि बस की गति अचानक कम हो गई और पीछे के हिस्से से तेज धुआं निकलने लगा। एक्सीलेटर ने काम करना बंद कर दिया। ड्राइवर ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बस रोक दी। उन्होंने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बस स्टाफ ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही बाल्टी से पानी डालकर धुएं को काबू किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच पाई। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या इंजन में खराबी को धुआं का कारण माना जा रहा है। वहीं यात्रियों को दूसरी बसों से उनके गंतव्य तक भेजा गया। 16वां वित्त आयोग, अब जिस गांव की योजना उस गांव की सभा की सहमति होगी जरूरी। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारे की नीति निर्धारित करता है, उसे लागू करने की केंद्र सरकार से सिफारिश करता है। 16वां वित्त आयोग भी 1 अप्रैल 2026 से राजस्व बंटवारे के लिए सिफारिश करेगा। साथ ही पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के वित्त पोषण के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपाय भी सुझाता है। आयोग ने 31 अक्टूबर तक अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को उपलब्ध कराने का वादा किया है, लेकिन इस बार वित्त आयोग ने पंचायतों के वित्त पोषण के लिए कुछ नई शर्तें जोड़ी है। जानकारी के अनुसार पंचायतों को मिलने वाली राशि के खर्च पर उस गांव की ग्राम सभा की सहमति जरूरी होगी। जहां विकास योजनाओं पर काम होगा, ग्राम पंचायत की आम सभा की सहमति से वर्तमान में कराए जा रहे काम पर अंकुश लगेगा। जानकारी के अनुसार अब किसी पंचायत में अगर 4 या 5 गाँव हैं तो उस गाँव की ग्राम सभा की सहमति लेने की बाध्यता से योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब की आशंका जाहिर की जा रही है। महिला का मिला 100 घंटों बाद पुलिस ने की कार्रवाई। धनबाद में काफी देर तक थाना सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस, हत्या की आशंका। धनबाद के महुदा थाना क्षेत्र में तारगा के पास एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के पीछे जंगल से गुरुवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना 3 थाना महुदा, मधुबन और धर्मा बांध को दी गई। थाना सीमा विवाद के कारण कोई भी थाना की पुलिस शुरुआत में कार्रवाई के लिए आगे नहीं आया। शव करीब 3 घंटे तक मौके पर पड़ा रहा। बाद में आपसी सहमति से महुदा
मौजूदा थाना ने इस क्षेत्र को अपनी सीमा में मानते हुए शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। शव की स्थिति से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अभी तक महिला की पहचान नहीं कर पाई है। आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है। स्थानीय लोगों ने थाना सीमा विवाद पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ऐसे विवाद से अपराध के सबूत मिट सकते हैं और जांच में देरी होती है। कांग्रेस झामो, पेसा और सरना कोड के मुद्दे पर गुमराह करना बंद करे। आजसू पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस और झामुमो पेसा कानून और सरना कोड के मुद्दे पर झारखंडी जनता को गुमराह करना बंद करे और बताए कि 2014 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने सरना कोड की मांग को खारिज क्यों किया था। आजसू ने कांग्रेस और झामो से पेसा कानून के संबंध में अपनी स्थिति और रुख स्पष्ट करने को कहा है। आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से कहा है कि मौजूदा सरकार आदिवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है और पेशा कानून को पूरी तरह लागू करने से कतरा रही है। आजसू पार्टी हमेशा से आदिवासियों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही है। आजसू पार्टी के संघर्ष की बदौलत झारखंड राज्य हासिल हुआ है। कांग्रेस झामो ने तो 1993 में झारखंड आंदोलन की सौदेबाजी कर ली थी और अलग राज्य का निर्माण नहीं होने दिया था। 1999 में आजसू ने तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ वार्ता कर झारखंड निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। चतरा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान युवक की गोली लगने से मौत। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बरवा कोचवा गांव में एक शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक को गोली गर्दन में लगी थी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार देर रात की है। गया जिले के इमामगंज से बारात आई थी। शादी समारोह में जब डांस हो रहा था उसी दौरान कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी में एक युवक को गोली लग गई और वह वहीं गिर पड़ा। युवक की मौत से शादी का माहौल एकदम बदल गया। परिवार सदमे में है और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। बारातियों और स्थानीय लोगों में भय और अफरा तफरी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रतापपुर थाना प्रभारी कासिम अंसारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि फायरिंग करने वाले की पहचान की जा रही है। यह भी जांच हो रही है कि हथियार लाइसेंसी था या अवैध। झारखंड को मिले विशेष राज्य का दर्जा, सोलहवें वित्त आयोग से जेएमएम की मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव शाह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने कहा कि सोलहवें वित्त आयोग के आगमन के साथ झारखंड की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए ताकि राज्य को उसका उचित अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि झारखंड यूरेनियम सहित कई खनिजों का प्रमुख उत्पादक राज्य है जिससे यहाँ की कई पीढ़ियां स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रही है। खनन क्षेत्रों में मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियां आम हैं। इसके बावजूद झारखंड ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का बलिदान कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। ऐसे में यह राज्य विशेष दर्जे का प्रबल दावेदार है। संविधान बचाओ कार्यक्रम में गुमला पहुंचे बंधु तिर्की ने आदिवासी संस्कृति वाले म्यूजियम का अवलोकन किया। आगामी दिनों में गुमला में होने वाले संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के सह प्रभारी बेला प्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की गुमला जिला के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुमला में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके बाद कांग्रेस के सह प्रभारी बेला प्रसाद ने झारखंड के आदिवासियों की संस्कृति को नजदीक से जानने के लिए गुमला जिला में बने आदिवासी संस्कृति की प्रतीक माने जाने वाले म्यूजियम का अवलोकन किया। जिला मुख्यालय में परिसर में बने म्यूजियम में आदिवासियों की तमाम चीजों को दर्शाने की कोशिश की गई है जो उनकी संस्कृति और उनकी पहचान से संबंध रखता है। डीआईजी नौशाद आलम ने पदभार संभाला, नक्सलियों को दी चेतावनी। पलामू के नए डीआईजी नौशाद आलम ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पलामू एसपी रेशमा रमेशन, एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद और शहर थाना प्रभारी देवव्रत पौदार ने बुके देकर स्वागत किया। डीआईजी नौशाद आलम ने पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में कहा है कि पलामू प्रमंडल में हालात बदल रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। हाल के दिनों में कई टॉप नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। डीआईजी ने कहा है कि मुख्य धारा से भटके नक्सली सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत आत्मसमर्पण कर सरकार की योजनाओं का लाभ ले ताकि समाज में अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। पुलिस हमेशा मदद के लिए तैयार है। डीआईजी ने यह भी संकेत दिया है कि अब उनके पास लड़ाई लड़ने का रास्ता नहीं है। अगर नक्सली इसी रास्ते पर चलेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी और वे मारे जाएंगे।
देवघर पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की पूजा अर्चना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी पहुंचे बाबा नगरी। देवघर में गुरुवार को निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर संत कैलाशानंद गिरी और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। कैलाशानंद गिरी बुधवार शाम चार्टर्ड प्लेन से देवघर पहुंचे। वहीं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया गुरुवार सुबह 12 सदस्यीय टीम के साथ आए। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने एयरपोर्ट पर आयोग की टीम का स्वागत किया। टीम एयरपोर्ट से सीधे बैद्यनाथ मंदिर पहुंची। अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। शिमला में नशीली दवाओं का भंडार पकड़ा। 328 बोतल कफ सिरप, 2159 कैप्सूल और 160 टैबलेट बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं के भंडार का पर्दाफाश किया है। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम अटरिया में 2 अलग अलग स्थानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सबसे पहले मुबारक खान के घर में छापेमारी की। यहां से 120 बोतल ऑनरेक्स कफ सिरप, 864 विनस पास्मो फोर्टे कैप्सूल और 60 नाइट्रोशन 10 टैबलेट बरामद किए गए। मुबारक के पास इन दवाओं से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं मिले। इसके बाद टीम ने दूसरे आरोपी इम्तियाज खान के घर छापेमारी की। उनके घर के शौचालय के ऊपर से 208 बोतल ऑनरेक्स कफ सिरप, 1295 विनस पास्मो फोर्टे कैप्सूल और 100 नाइट्रोशन 10 टैबलेट बरामद हुए। छापेमारी के दौरान इम्तियाज घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने मुबारक खान को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि मुबारक का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों आरोपी अपने घरों में नशीली दवाओं का भंडारण कर इनकी खरीद बिक्री कर रहे थे। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।